आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी के पास संगठन नहीं है, चेहरा नहीं है, वो गुजरात के एक हिस्से भर में ज़्यादा सक्रिय है और ज़्यादा प्रभाव दिखता है, तो चुनाव केवल जो मीडिया का प्रचार है, उसमें उसकी वजह से इतना माहौल बना पा रही है पार्टी। और दूसरी तरफ कांग्रेस के पास संगठन है, बेशक कमज़ोर हुआ हो, नेता उसके मुकाबले ज़्यादा हैं, बेशक बहुत सारे छोड़ के चले गए हों। इसके बावजूद चूंकि वो मीडिया में अपना नैरेटिव नहीं बना पा रही है, अपने को चुनाव लड़ता हुआ नहीं दिखाई पड़ रही है, सत्तारूढ़ दल को चुनौती देते हुए नहीं दिखाई पड़ रही है, इसलिए ये वो डिसएडवांटेज स्थिति में। मुकेश जी कहते हैं ना, मरा हाथी भी 1.25 लाख का। मुझे लगता है कि कांग्रेस कितनी भी दुर्गति को प्राप्त हो जाए तो भी, आज देखिए इतनी दुर्गति पूरे देश में हो गई मुकेश जी, तभी भी पूरे देश में 100 में से 20 यानी हर 5वां भारतीय मतदाता इतनी दुर्गति में भी कांग्रेस को तो वोट दे ही रहा है ना लोकसभा चुनाव में, जबकि वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उनकी टैली। तो कांग्रेस को वाइप आउट करना गुजरात में एक झटके में, मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान, इतना सहज होगा। नंबर एक बात। दूसरी बात, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को जो वोट अभी दिख रहा है हमारे ट्रैकर में, वो एक तरह से प्रोटेस्ट वोट है, एक विरोध का वोट है, जिसका किसी उससे लेना देना नहीं है उसको। और ये विरोध का वोट थोड़ा सा गुजरात के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी अगर आप देखेंगे, तो किसी जमाने में वहां पे तीसरे दलों की जो भूमिका होती थी, या नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी जो वोट होता था, ये भी तकरीबन 20% के आसपास होता था। ऐसा लगता है कि वो एक नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस वाली जगह का जो स्कोप है, उसको पहले स्टेप में अरविंद केजरीवाल जी ने पकड़ा है, और एक प्रोटेस्ट वोट को वो अपनी ओर खींचने में कामयाब हो रहे हैं। इस प्रोटेस्ट वोट के आगे जो उनकी जर्नी है, जो उनकी दिशा है, जो नीति है, वो ये तय करेगी कि आखिर अब वो कितने सीरियसली, कितनी गंभीरता से लिए जाएं गुजरात की राजनीति में, गुजरात के मतदाताओं के द्वारा। क्योंकि इसमें 2-3 फैक्टर हैं जो अभी तक सामने नहीं दिखे। फैक्टर नंबर 1, उम्मीदवारों की कमी बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि उम्मीदवारों की कमी के चलते ही 5 साल पहले वो पंजाब को नहीं जीत पाए थे जिस तरीके से जीतने की बात हम लोग उन्हें कह रहे थे कि वो शायद इतनी हवा थी। 5 साल बाद में वो चीज हो गई तो वो स्वीप कर गए, वो एक अलग विषय है। उस उम्मीदवार की कमी के चलते ही इस बार गोवा में भी उनका कुछ नहीं हो पाया, 5 साल पहले भी कुछ नहीं हो पाया था। तो गुजरात में उम्मीदवारों की कमी उनको सालेगी, कठिनाई होगी, उनके पास में लोग नहीं। दूसरा, मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरे की कमी। हम ये बात देख चुके हैं अधिकतर जगहों पे। हम आम आदमी पार्टी का ही उदाहरण लें। आम आदमी पार्टी के पास में अरविंद केजरीवाल जैसा चेहरा था मुख्यमंत्री पद के लिए, इसलिए नरेंद्र मोदी की आंधी के विरुद्ध जाकर के भी उन्होंने 2 बार दिल्ली में सत्ता हासिल की। उन्होंने जब तक मान का चेहरा नहीं दिया था पंजाब में, तब तक स्थिति डावाडोल थी। जिस हफ्ते उन्होंने गुरदास मान का चेहरा दिया वहां पर, उस हफ्ते के 10 दिन के अंदर जैसे कि मान साहब की रेटिंग ऐसे यहां से स्काई रॉकेट हुई, और पूरी चीजें जिसे कहते हैं एक लाइन पे आने लगी। क्योंकि 7-8 साल उनको लगे पंजाब में एक चेहरा बनाने में। मीडिया में पंजाब के मुख्यमंत्री के लिए क्या छापा जाता है, क्या लोग प्रहसन करते हैं, वो एक अलग, आप वो छोड़ दीजिए। पंजाब की जनता के बीच में वो लोकप्रिय व्यक्ति है। बाकी बाकी नेताओं के मुकाबले लोगों ने उनको ज्यादा विश्वसनीय माना, इसलिए वोट दिया। वोट भी पूरा राघव लहर चड्ढा का नाम चल रहा है, राघव चड्ढा को अगर ये वहां प्रोजेक्ट करेंगे तो उसका कोई फर्क पड़ेगा क्या? गुजराती अस्मिता, गुजरात की, गुजराती अगर पहचान। आप गुजरात की बात कर रहे हैं पंजाब की, ये जी, भी बड़ा कठिन है गुजरात। क्योंकि बीच में मुझे नहीं गुजरात में लगता, चर्चा। मुझे नहीं लगता राघव चड्ढा युवा नाम है, अच्छे चेहरे हो सकते हैं, लेकिन राजनीति के रूप से बहुत अभी सदे हुए वैसे बड़ा नाम नहीं माना जाते। गुजरात से उनका कोई वैसा सीधा कनेक्ट नहीं है, तो उस तरीके से वो नहीं चलेगा। दरअसल अगर कोई बड़ा नेता कांग्रेस के खेमे से अगर वो आ जाता आम आदमी पार्टी के पास में, तो शायद वो ज्यादा आम आदमी पार्टी के लिए लाभदायक होता। लेकिन अभी फिलहाल ये नंबर केवल इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस कैंपेन को खुद सामने बढ़ के चढ़ के चढ़ा रहे हैं, लड़ रहे हैं। और चूंकि वो बनारस में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, तो केजरीवाल जी की और मोदी जी की एक कंटेस्ट का एक वो है। और चूंकि गुजरात में एक बड़ा एंटी बीजेपी वोट है,
तो वो अगर कांग्रेस एक्टिव नहीं दिखेगी तो उसका एक हिस्सा छटकने की भरी पूरी गुंजाइश है आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन उस छटकने में बीजेपी के वोटर बहुत ज्यादा शिफ्ट हो जाएंगे, इसकी संभावना लगभग न के बराबर है अभी, क्योंकि ये नंबर्स अभी जो हमको ट्रैकर में दिख रहे हैं वो मुकेश जी अभी प्रधानमंत्री या एक प्रधानमंत्री के रूप में गुजरात जाना और जब वो बीजेपी के कैंपेनर इन चीफ के रूप में गुजरात जाते हैं, इन दोनों में बड़ा अंतर पड़ता है। और हम ये ना बोलें कि 3 साल पहले लोकसभा चुनाव में बीजेपी 60% का वोट शेयर क्रॉस कर चुकी है, जो नरेंद्र मोदी के लिए एक सीधा सीधा और स्वाभाविक है, गृह राज्य है, उनके लिए एक प्राइड फैक्टर है। जिस तरह से पीवी नरसिम्हा राव जी के लिए जो है आंध्र प्रदेश में एक तेलुगु बिड्डा की बात थी, जिस राज्य का भी कोई व्यक्ति कोई प्रधानमंत्री होगा उसका राज्य की एक 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 एफिनिटी उसके साथ में लगती है। मनमोहन सिंह जी जो तो वहां के आसाम के थे भी नहीं, लेकिन जस्ट बिकॉज वो राज्यसभा जाते थे आसाम से, इसलिए आसाम में उनके लिए एफिनिटी थी। आप ये सोचिए, तो ये स्वाभाविक है। लेकिन ये गुजरात की राजनीति बड़े क्रॉस रोड पे है, ये क्रॉस रोड की राजनीति अपोजिशन के क्रॉस रोड पे है। मेरा मानना है कि यहां से या तो गुजरात की राजनीति अपोजिशन के लिहाज से बिल्कुल ही बड़ा करवट लेगी उस तरह से, या फिर पुनर्मूश को भवा हो जाएगी, दो में से कोई एक ही चीज होगा। जी, ये बताइए कि बीजेपी की सरकार हम सब जानते हैं कि बहुत अच्छे से नहीं चल रही थी। कोरोना के दौरान जितना मिसमैनेजमेंट हुआ उससे काफी फजीहत हुई। उसके बाद पूरी की पूरी सरकार मुख्यमंत्री समेत बदलनी पड़ी मोदी जी को। उसके बावजूद क्या उसके खिलाफ कोई लहर, कोई गुस्सा, कोई प्रतिरोध, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहीं नजर आ रहा है? आंकड़ों में बिल्कुल आ रहा है। जो सर्वे के आंकड़े अगर आप ध्यान से देखिए, प्रधानमंत्री जी की रेटिंग 60% पे, पार्टी और सरकार की रेटिंग 40% के 40s में, और मुख्यमंत्री की रेटिंग 30s में। ये आपको क्या दर्शाता है मुकेश जी? प्रधानमंत्री अपनी पार्टी से 20% आगे हैं, प्रधानमंत्री अपने मुख्यमंत्री से डबल है। और हमने तो उत्तराखंड के केस में देख लिया, लोगों ने सिटिंग चीफ मिनिस्टर को हरा दिया, 2 मुख्यमंत्री बदले, तीसरा लाए, लोगों ने उस मुख्यमंत्री को हरा दिया और केवल 2 चीजों पे वोट डाल दिए कि कांग्रेस ने अपने घर का बंटाधार कर रखा था और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता हर चीज पे भारी पड़ गई। अदरवाइज उत्तराखंड में बीजेपी के जीतने का कोई एक कारण बता दीजिए क्यों जीती वहां पे? कोई कारण नहीं। आप गुजरात के केस में देखिए कि जो पार्टी पिछले चुनाव में भी तकरीबन 50% के आसपास वोट पा रही हो, वहां पे सरकार की रेटिंग, पार्टी की रेटिंग अपने पाए हुए वोट से 10% नीचे है। मुख्यमंत्री की रेटिंग अपने पाए हुए वोट से ऑलमोस्ट 15-20% नीचे। तो कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा, नाराजगी दिख रहा है ना। और आप एक सवाल हम लोग पूछते हैं कि क्या आप इस सरकार से नाराज हैं, क्या इसको बदलना चाहते हैं? तो लगभग 1/3 लोग तो कहते हैं कि हम बहुत नाराज हैं, बदलना चाहते हैं। 40% से ज्यादा गुजरात के लोग कहते हैं कि हम बहुत नाराज हैं लेकिन हम बदलना नहीं चाहते। अब बदलना क्यों नहीं चाहते, इसके तमाम कारण हो सकते हैं। उसमें एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि हम नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट डाल रहे हैं, हम नरेंद्र मोदी को शर्मिंदा नहीं करना चाहते, इसलिए हम वोट डाल रहे हैं। दूसरा कारण यह है कि बदल के लाए किसको, सामने कोई विकल्प अच्छा नहीं है तो हम क्यों बदलेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा। तीसरा एक बहुत बड़ा कारण उसका यह भी है मुकेश जी कि आज देश की सारी राज्य की सरकारें सब कर लीजिए तो गुजरात की सरकार एक ऐसी है जहां पे 70% वोटर अब ऐसा है जिसने कांग्रेस की सरकार कैसी थी याद ही नहीं है, या इसके अलावा कोई और सरकार नहीं देखी। तो जो बेंचमार्क हैं बीजेपी के वो खुद से लड़ाई के हैं या खुद को बेहतर करने के हैं। जो 70% जनता वहां की मतदाता है उनको यही नहीं पता। भाई बीजेपी जब कहती है कि भाई हम कांग्रेस से बेहतर है, तो 70% पब्लिक को ये पता ही नहीं कांग्रेस कैसी थी, क्योंकि वो तो उसके बाद पैदा हुए। उन्होंने जब से पैदा हुए, जब से उनको समझ हुई, केवल भाजपा की ही सरकार देखी, ऐसे मतदाता है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। इसीलिए वो केजरीवाल जी का कैंपेन कि भाई एक मौका केजरीवाल को, वो एक बीजेपी के सामने फ्लिप हो रहा है। जैसे बीजेपी एक कैंपेन देती थी कि कांग्रेस के मुकाबले हम बेहतर हैं, हमको मौका दीजिए। अब ये कैंपेन केजरीवाल जी का चल रहा है कि हमको मौका दीजिए। तो ये अपने तरीके के डेमोग्राफिक शिफ्ट्स हैं। इन डेमोग्राफिक शिफ्ट्स के लिए को पाटने के लिए बीजेपी को भी अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। वो भाग्यशाली हैं कि उनके पास में एक ऐसा नेता है जिसको एक एवरेज गुजराती या वहां का मतदाता वो हद से ज्यादा मानता है
और वो आंख मूंद के उस नेता के नाम पर कहीं पर भी बटन दबाने के लिए तैयार है। ये बीजेपी का भाग्य है। अब उसके सामने लेकिन जो कैंपेन जो बाकी अपोजिशन का खड़ा होना है, उसमें अगर अपोजिशन मेहनत करे तो उस कैंपेन को भी 5 साल पहले हम देख चुके हैं कि वो कैंपेन भी भारी पड़ सकता है बीजेपी को, अगर करे मेहनत तो। फिलहाल कांग्रेस के एजेंडे पे जैसे कांग्रेस गुजरात दिख नहीं रहा। ये समस्या है। आपने क्षेत्रवार अगर देखा होगा तो क्या सभी क्षेत्रों में कांग्रेस की हालत कमोबेश एक जैसी है, या कहीं कुछ ज्यादा कमजोर हो गई है और कहीं अगर मेहनत करे तो बेहतर कर सकती है? नहीं, सभी जगहों पे स्थिति विचित्र है। और पिछले चुनाव में जो मुकाबला बहुत ज्यादा क्लोज हो गया था मुकेश जी, उसका कारण ये था कि कच्छ सौराष्ट्र रीजन में कांग्रेस को अनपेक्षित रूप से सफलता मिली थी। पटेल मतदाताओं का एक प्रोटेस्ट वोट था, उसका उनको लाभ मिला था। और पटेल मतदाता जो पिछले 20 सालों से परंपरागत रूप से बीजेपी को वोट दे रहे थे, वो पूरी तरह नाराज हो गए थे उस इलाके में। उसका एक नुकसान कांग्रेस को हुआ था। ऐसा नहीं हो पाया कि उसको कांग्रेस ने सस्टेन किया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पटेल आंदोलन की इस तरह से हवा नहीं निकली होती। ऐसा होता तो जो 3 लड़कों की बात कांग्रेस ने पिछले कैंपेन में की थी, उसमें से 2 लड़के बीजेपी के खाते में नहीं बैठे होते। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष उठ करके बीजेपी के खाते में चले गए। तो ये कहीं ना कहीं वो पटेल आंदोलन की मामला, बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट जो है राजनीतिक रूप से, वो शायद ज्यादा हैंड्स ऑन है, वो 24/7 है और वो लगातार चलता रहता है। कांग्रेस का ये दुर्भाग्य है कि उनके पास में उस तरीके का माइक्रो मैनेजमेंट या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी लगाने वाले नेता अब नहीं बचे। अहमद पटेल थे, वो मर गए, अब उनकी डेथ हो गई, वो नहीं, उनकी जगह पे कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं आ पाया है। और रही सही कसर अरविंद केजरीवाल जी की एंट्री ने पूरी कर दी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दरअसल कह रहे हैं कि वो भाजपा का विकल्प है, लेकिन लड़ाई वो लड़ रहे हैं कि हम कांग्रेस का विकल्प है। सच्चाई है, बॉटम लाइन ये है। तो अरविंद केजरीवाल की लड़ाई बीजेपी से नहीं है, वास्तविकता में अरविंद केजरीवाल की लड़ाई कांग्रेस से है। वो कांग्रेस को रिप्लेस करना चाहते हैं, और पहले चरण में कांग्रेस को रिप्लेस करके दूसरे चरण में बीजेपी को रिप्लेस करना चाहते हैं। यही स्थिति आपकी थी दिल्ली में, जब उन्होंने पहले कांग्रेस को रिप्लेस किया 2013 के विधानसभा चुनाव में, और फिर 2015 में उन्होंने बीजेपी को रिप्लेस किया। मुझे लगता है ये 2 पार्ट स्ट्रेटेजी है। अब इसमें कितना सफल हो पाएंगे ये आने वाले 12 हफ्ते में हमें पता लग जाएगा। तो इस चुनाव में केजरीवाल की उपस्थिति वोट कटवा के रूप में ज्यादा होगी। कांग्रेस को नुकसान, कांग्रेस के पास जो वोट जा सकते हैं वो इनके पास आएंगे और बीजेपी को फायदा होगा इस चुनाव में। अगले चुनाव में हो सकता है स्थिति बदले। शब्द का प्रयोग मैं इसलिए नहीं करना चाहता हूं मुकेश जी, क्योंकि सामान्यतः हम लोग वोट कटवा मानते हैं किसी पार्टी को जब वो 4-5% वोट काटे और जिसके चक्कर में 15-20 मार्जिनल सीट कोई एक पार्टी हार जाए। जैसे चिराग पासवान जी की प्रेजेंस जो थी बिहार चुनाव में, वो वोट कटवा की थी कि 5% वो पोल कर गए, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के उन्होंने 25-30 सीटें उन्होंने हरवा दी। लेकिन कोई पार्टी अगर 17-18% वोट पाती है, वो 20% की ओर बढ़ रही हो धीमे धीमे करके, अगर ऐसा लगे तो वो वोट कटवा की राजनीति में मैं थोड़ा सा, मुझे उसमें प्रॉब्लम होगी कहने में। कारण उसका यह है कि फर्ज कीजिए, मैं एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो आपको दे रहा हूं, फर्ज कीजिए आम आदमी पार्टी इन चुनाव में नहीं होती, फर्ज कीजिए, तो क्या लगता है कि क्या होता? मैं एज चुनाव विश्लेषक के नजरिए से जो आंकड़े मैं देख रहा हूं पिछले चुनाव से लेकर लगातार, मेरा मानना है तब भी कांग्रेस बुरी तरह हारती। और उसका कारण यह है कि पिछले चुनाव में भी मुकेश जी बीजेपी को कांग्रेस से 10% ज्यादा वोट मिले थे, और सीटें 99 और 77 आ गई थी, क्योंकि बीजेपी अर्बन सीट्स बहुत लंबे मार्जिन से जीतती है, लाख लाख वोट से, और ग्रामीण सीटें बीजेपी ने बहुत कम मार्जिन से हारी थी। उस चुनाव के नतीजे को कांग्रेस ने दुर्भाग्य से गलती से मान लिया कि ये हमारी जीत है, एज इफ कि उनका ग्राफ, जबकि उसमें डिफॉल्ट बहुत बड़ा योगदान पटेल आंदोलन का था, बीजेपी से पटेलों की नाराजगी का था, और उसके ऊपर काम करने के बजाय कांग्रेस ने उसको फिजल आउट होने दिया। यानी अगर आम आदमी पार्टी इन चुनाव में नहीं भी उतरती तो भी बीजेपी के नंबर शायद 10 साल पहले वाले चुनाव के बराबर 120, 125, 118, 120 के आसपास वापस आ जाते। वो जो रूटीन जिसे कहते हैं, रूटीन गुजरात का इलेक्शन, जिसमें बीजेपी 120 के आसपास रहती है और कांग्रेस जो है तकरीबन 60 सीटों के आसपास, 182 की सीट की असेंबली है, तो वापस उसी धड़े पे वापस आ गया होता।
आम आदमी पार्टी के आने के कारण इतना जरूर है कि शायद ऐसी सीटों की संख्या और बढ़ जाए जहां कांग्रेस के वोट खिंच जाए और बीजेपी डिफॉल्ट से जीत जाए। ये बात सत्य है कि उसकी उपस्थिति से बीजेपी को लाभ इन चुनाव में हो रहा है, लेकिन ये भी सच है कि इतनी बड़ी अगर एंट्री उनकी दमदार होती है, जहां वो 17% से अभी वोट अपने और अगर बढ़ा ले आते हैं, 20% का अगर वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लेते हैं, तो फिर आने वाले समय में वो एक बड़ा विकल्प गुजरात में बन जाएंगे। कांग्रेस के लिए बड़ा सिरदर्द होगा, कांग्रेस के सामने वहां पे अपना टर्फ बचाने की दिक्कत आ जाएगी।